राष्ट्रीय किसान नीति 2007 में आई। मैं आपको बताता हूं कितने प्रोग्राम है। 11th 5 ईयर प्लान में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाई और उस बैठक में क्या निर्णय हुआ दोस्तों, इस देश में कई प्रोग्राम्स नहीं लाए जाएंगे क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरा है। फ्रॉम 6 5 ईयर प्लान टू 10 5 ईयर प्लान, 11 5 ईयर प्लान से इन्वेस्टमेंट उठा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, आइसोपॉम। अब हम कह रहे हैं कि हम पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रांति ले जाएंगे, 60,000 गांवों को हम चिन्हित करेंगे ताकि वहां दलहन का उत्पादन हम कर सके। लेकिन फिर हम कहते हैं किसान ने उत्पादन भी कर लिया। चलिए मान लीजिए किसान तो परिश्रमी है ही, उसने उत्पादन भी कर लिया, सवाल है आप उसे रखेंगे कहां? सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है सरकार को कि ये जो रोटिंग फ्रूट गेन्स है आप लोगों को फ्री में बांट दीजिए। ये परिस्थितियां हैं हमारे देश की और ये परिस्थितियां आपको कहीं ना कहीं उद्वेलित करती होंगी, कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाली हैं। आने वाले समय में ये स्थितियां होंगी हमारे सामने। लेकिन अभी हमने देखा कि जो पूर्वी क्षेत्र में जो हम हरित क्रांति लाने की बात कर रहे हैं उसमें 400 करोड़ से जो बजट है वो 1000 करोड़ कर दिया गया है। और इस बार कम से कम इस बजट भाषण को देखकर मुझे ऐसा लगा कि एग्रीकल्चर और खासकर स्टोरेज सेक्टर को एक सब इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर कुछ अच्छे काम करने की वहां कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मैं आता हूं अपने नीति निर्माताओं में। हमारे नीति निर्माता कहते हैं कि जो व्यक्ति गांव में 26 रुपए खर्च करने की हैसियत रखता हो और शहरों में 32 रुपए खर्च करने की हैसियत रखता हो वो गरीब नहीं है। यह उनकी सोच की गरीबी झलकती है, उनका दिवालियापन है। और मैं आपको और मजेदार बताऊं, ये जो सुप्रीम कोर्ट है मित्रों, सुप्रीम कोर्ट में पहले जो एफिडेविट फाइल किया गया उसमें कहा गया कि जो गांव में 15 रुपए खर्च कर सकता है और शहरों में 20 रुपए खर्च कर सकता है वो गरीब नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दूसरा एफिडेविट फाइल करिए, तो प्लानिंग कमीशन जो है वो दूसरा एफिडेविट लेके गया, लेकिन देखिए 26 और 32 के रेट को लेके गया है। क्या मुमकिन है? क्या वो एक दिन बिता सकते हैं 26 और 32 रुपए में? गांव का आदमी 26 रुपए में जिए और आप हजारों रुपए लेके नीति बनाएं, ये तो मुमकिन नहीं है। अब आपको और बताता हूं, हमारे देश में गरीबों को खिलाने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। मुझे कहना चाहिए, मुझे मानना चाहिए, लेकिन आपको मैं बताऊं, हमारी राजधानी दिल्ली में एक महिला के नाम पे 801 बीपीएल राशन कार्ड पाए गए। एक महिला के नाम पे देश की राजधानी में, तो देश का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड अब तक निरस्त किए जा चुके हैं। मैं आपको बताऊं, कम से कम 8 ऐसी कमिटीज हैं जिसने बार बार सरकार को यह चिताया है कि साहब जो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के नाम पर आप राशन दे रहे हैं और अपनी पीठ थपथपाते हैं सार्वजनिक मंचों से कि हम गरीब को भोजन प्रदान कर रहे हैं, 50% काले बाजार में बिक जाता है। नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया, टाटा कंसल्टेंसी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया, प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया, लेकिन सुधार की गुंजाइश किसी ने नहीं की। किसी ने सुधारने की नहीं सोचा। मैं टेलीविजन प्रोग्राम में बार बार सवाल करता हूं कि इस देश के खाद्य मंत्री को आज तक जेल क्यों नहीं हुई? अगर 50% अनाज हमारा बिक जाता है काले बाजार में। हमारे फूड सेक्रेटरी जो इस पूरे काम के लिए जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, क्या किसी फूड सेक्रेटरी को आज तक जेल हुई? आप गले में फंदा डालते हैं बाबू के, चपड़ासी के, और बड़े बड़ों को बचा ले जाते हैं। ऐसे काम नहीं चलने वाला। कंप्यूटराइजेशन की बात हो रही है और मैं आपको बताऊं, अब जो फूड सिक्योरिटी की बात है, मैं हमेशा कहता हूं 4 चैलेंजेस हैं। गरीबों को सही से और सटीक आंकलन उनका करिए। गरीब 26 और 32 रुपए में मत तोलिए आप उसको। एक सम्मानजनक समाज में जीने की जिस मर्यादित जिंदगी को जीना चाहता है, वो मापदंड आप उनके सामने रखिए। दूसरी चुनौती होगी उत्पादन की। आपको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिवाइज करना होगा। आप कितनी ही बातें कर ले, किसान के से ज्यादा प्राथमिकता में आपकी नीतियों में कुछ हो ही नहीं सकता आज के दिन में, बिकॉज भोजन के बिना आपका काम नहीं चल सकता। तीसरी चुनौती होगी, अगर उसने उत्पादन भी कर लिया, आप स्टोरेज कैसे करेंगे? अगर स्टोरेज भी कर लिया, आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में तमाम खामियां हैं। और आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, फिर कहते हैं कि साहब बजट कहां से आएगा? 1 लाख करोड़ से ज्यादा चाहिए अगर आपको फूड सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करना है। अच्छी बात यह है कि प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा है कि
फूड सिक्योरिटी के लिए जितने पैसे की भी दरकार होगी वो सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से देगी। यानी ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, लेकिन हमें मैकेनिज्म पे ध्यान देना होगा। अब मैं बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि राहुल करात साहब ने मुझे संकेत दे दिया है कि समय कम है, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों को राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, लेकिन उसके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि जो लोग कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि रिटायरमेंट तो है ही नहीं राजनीति में। हमारे विधानसभा अध्यक्ष बैठे हैं, कभी इसको एनालाइज नहीं किया कि इसका इंपैक्ट हमारी जुडिशरी में क्या पड़ेगा। 3.5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं जुडिशरी में, तो इसका इंपैक्ट जो पड़ता है जुडिशरी में उसको हमें एनालाइज करना होगा। और राजनीति में आने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि हमें ईमानदारी के साथ राजनीति में प्रवेश करना, क्योंकि जिस तरह का आज माहौल है, इस माहौल के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो कलाम साहब ने जो विजन 2020 दिखाया है उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास पर्याप्त संभावनाएं हैं। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। क्रांति की दुल्हन जो है वो युवाओं के कंधे में बैठ के आती है, और वो क्रांति आप ही ला सकते हैं, लेकिन जरूरत यह है कि आपकी ऊर्जा और शक्ति, मैं कहता हूं युवा में ऊर्जा और शक्ति का समावेश होता है, और उस समावेश का अगर हम रचनात्मक तरीके से सही दिशा की ओर ले जाएंगे तो हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। हम चीन से मुकाबला कर लेंगे, अमेरिका से मुकाबला कर लेंगे, लेकिन अगर हम अपनी युवा आबादी को, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, अगर हम उसको नहीं रचनात्मक कार्यों में लगा पाए तो यही युवा अभिशाप भी बन सकते हैं। अरब स्प्रिंग को आप देख रहे हैं, वहां के युवा क्यों नाराज है? बिकॉज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, सबको रोजगार चाहिए, सबको आजीविका के लिए चाहिए। आखिर में मैं इतना कहूंगा, करात साहब, आपने जो ये कदम उठाया है, मुझे लगता है ये हरियाणा चैप्टर से निकलकर ये अश्वमेध यज्ञ है, और ये जो घोड़ा पुणे से चलकर हरियाणा में आया है, अब ये सारे राज्यों का भ्रमण करे, और आप सब छात्रों को ये तय करना होगा, आप सब छात्रों को ये तय करना होगा, क्योंकि मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार घोड़े को लगाम से तथा हाथी को कटार से नियंत्रण में किया जाता है, उसी तरह हमें सामाजिक बुराइयों पर कंट्रोल पाना होगा। और भीष्म राजधर्म को कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि अगर राजा उन्हें दंडित ना करे जो दंड के पात्र हों, मैं यही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कहा पीडीएस में क्या हो रहा है, राजा उन्हें दंडित ना करे जो दंड के पात्र हों, तो समृद्ध लोग कमजोर लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करने लग जाते हैं। एक आखिरी बात, पार्लियामेंट में डिस्कशन करते समय एक बहुत ही सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने एक बड़ी अद्भुत बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी का आकलन करना या गरीबों को चिन्हित करना बड़ा मुश्किल काम है। तो उन्होंने कहा सारे अमीरों को गिन लीजिए, गरीब अपने आप पता लग जाएंगे। मुझे लगता है ये अच्छी सोच है। गरीबों का गिन लीजिए, अमीरों को गिन लीजिए, गरीब अपने आप पता लग जाएंगे। आखिर में आप सभी युवा मित्रों से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को आपको रुकने नहीं देना है। ये अश्वमेध यज्ञ जो भारतीय छात्र संसद का है, ये पूरा होकर रहेगा। मैं चाहूं तो निजाम कुहन बदल डालूं, मैं चाहूं तो निजाम कुहन बदल डालूं, फकत यह बात मेरे बस में नहीं। उठो आगे बढ़ो नौजवानों, उठो आगे बढ़ो नौजवानों, यह लड़ाई हम सब की है, यह लड़ाई हम सब की है, 2-4-10 की नहीं, 2-4-10 की नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।